ठीक है। तो हमारा कल का टॉपिक ही आज कंटिन्यू रहेगा, योग दर्शन का। कल हमने समाधिपाद के कुछ सूत्र का अध्ययन किया था, जैसे सूत्र नंबर 1 से लेकर सूत्र नंबर 12 तक का। ठीक है, जिसमें हमने योग की परिभाषा पढ़ी, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, और चित्त की वृत्तियां पढ़ी, 5 प्रकार की: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। और इन पांचों के बारे में पढ़ा, इनके सारे सूत्र पढ़े। आज हम साधना पाद का 46 नंबर सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है। योग दर्शन की किताब, अध्याय 2, सूत्र नंबर 46। तो 46 सूत्र नंबर जो है वो है स्थिर सुखम आसनम। वसुधा जी क्या कह रहे हैं? जी मैम, ये जो हम लोग योग योग दर्शन पढ़ते हैं पतंजलि जी का, ये अष्टांग योग है, राइट? अष्टांग योग तो इन्होंने बताया है, इसी में वर्णन है अष्टांग योग का। ये तो योग इसमें दर्शन है। जैसे अच्छा, मीमांसा दर्शन है, सांख्य दर्शन है, तो इसमें चार दो दर्शन है। सब टाइप के योग का डिस्क्रिप्शन है मैम। जैसे अभी आप स्टार्ट करेंगे नहीं, 46, तो ये इसमें महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा गया योग दर्शन है। हाँ मैम, लेकिन हाँ, इसमें किस टाइप के योग का, जैसे हम लोग जब शुरू में पढ़े थे तो उसमें था कि अष्टांग योग का डिस्क्रिप्शन। अष्टांग योग जो है वो इन्होंने ही दिया है। अच्छा, तो अभी जब आप 46 नंबर स्टार्ट करेंगे मैम, तो उसमें तो हम्म। हठ योग का रेफरेंस है। तो मेरा क्वेश्चन ये कि हठ नहीं, योग, हठ योग का कहाँ से रेफरेंस है इसमें? देखिए ना, व्याख्या में लिखा है हठ योग में आसनों के बहुत भेद बतलाए गए हैं, परंतु हाँ, ये रेफरेंस थोड़ी है। अच्छा। उन्होंने ये बोला है कि जो हठ योग होता है ना, जैसे योग के प्रकार होते हैं, हठ योग, लय योग, राजयोग। तो जो हठ योग होता है उसमें आसनों को महत्व दिया जाता है, ये लिखा है इसमें। आसनों का बहुत महत्व है हठ योग में। शुद्धि क्रिया और आसन पे बहुत बल दिया दे रखा है ना। आसनों का अलग ही महत्व है हठ योग में, ये बोला है इन्होंने। इन्होंने तो किसी एक भी आसन का नाम भी नहीं दिया है महर्षि पतंजलि ने। सिर्फ परिभाषा दी है कि आसन क्या होता है। इन्होंने बोला है स्थिर सुखम आसनम, सूत्र नंबर अध्याय 2 का 46। शरीर व मन की वह स्थिति जो सुखकारी हो, आपको सुख महसूस हो। चाहे आप सुखासन में बैठे हैं, चाहे पद्मासन में बैठे हैं, चाहे सिद्धासन में बैठे हैं, या सर्वांग आसन में लेटे हैं, कोई भी स्थिति, इन्होंने कोई पर्टिकुलर एक नाम नहीं दिया है। इन्होंने सिर्फ ये बोला है स्थिर, स्थिर होना चाहिए, सुखकारी होना चाहिए, वही आसन है। और आपको जो तकलीफ ना दे। स्थिर सुखम आसनम मतलब शरीर की वह स्थिति जो स्थिर हो और सुखकारी हो, वह आसन है। अब हम आसन करते हैं, मान लीजिए आप सुख आसन में भी क्या लंबे समय तक बैठ पाते हैं? नहीं बैठ पाते हैं। आपको आसन चेंज करना पड़ता है। कभी आप पैर सीधे करेंगे 2 मिनट के बाद ही, नीचे वाला पैर ऊपर ले आएंगे, ऊपर वाला पैर नीचे ले जाएंगे। कुछ लोग 30 सेकेंड्स भी नहीं बैठ पाते, कुछ लोग नीचे बैठने का प्रयास ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो वो स्थिति आपकी सुखकारी नहीं है। जब वह स्थिति सुखकारी होगी तो उसमें निरंतर अभ्यास करके, निरंतर बैठ के, उसका प्रयास करके, अभ्यास करके उस स्थिति को सुखकारी बनाना है और उस आसन को सिद्ध करना है। चाहे वो आसन कोई सा भी हो, चाहे पद्मासन हो, सुखासन हो, अ, वृश्चिकासन हो, कोई भी आसन, XYZ कोई भी। तो महर्षि पतंजलि ने बोला है आसन वह है जो आपको सुखकारी महसूस होता है और स्थिर होता है लंबे समय तक, जिसमें आप
स्थिर रहते हैं वह आसन है। ठीक है, ये हो गया, समझ आ गया ये वाला। जिसमें बैठकर आप साधना कर सकते हैं, साधन कर सकते हैं, उसका नाम भी आसन है। इन्होंने लिखा है हठ योग में आसनों के बहुत भेद बतलाए हैं, मतलब हठ योग में आसन के बहुत सारे नाम बताए हैं, परंतु यहाँ सूत्रकार ने उनका वर्णन नहीं करके सिर्फ बैठने की स्थिति व तरीके पर साधक की इच्छा पर ही छोड़ दिया है कि आप, इन्होंने बोला है कि मैं कोई आसन का नाम नहीं बताऊंगा, ये साधक के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो किस स्थिति में सुखकारी लंबे समय तक बैठ सकता है स्थिर होकर। ये नहीं कि बैठे हैं सुखासन में पर पैर दबा रहे हैं, दर्द हो रहा है, पैर बदल रहे हैं, वो आसन नहीं है, वो आसन नहीं होता। इन्होंने बोला स्थिरता होनी चाहिए आसन में। आसन से क्या आती है? स्थिरता आती है शरीर में। ठीक है, भाव यह है कि जो साधक अपनी योग्यता के अनुसार जिस रीति के बिना हिले डुले स्थिर भाव से सुखपूर्वक, बिना किसी प्रकार की पीड़ा के, मतलब किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो उनके शरीर में बैठने पर, ना पैर दर्द हो, ना फिंगर पेन हो, ना घुटने पेन हो, किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा ना हो, ना कमर में दर्द हो, ना कंधों में दर्द हो, लंबे समय तक बैठे सके, वही आसन उसके लिए उपयुक्त है। अब वो कोई भी आसन हो सकता है, चाहे आप अपना पद्मासन सिद्ध कर लीजिए, चाहे सिद्धासन सिद्ध कर लीजिए, चाहे सुखासन, चाहे अर्ध अर्ध पद्मासन सिद्ध कर लीजिए, पर वह लंबी और स्थिर और सुखकारी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दिया है इन्होंने प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्याम 47, अध्याय 2 का 47 सूत्र। इसमें इन्होंने बोला है शरीर को सीधा और स्थिर करके सुखपूर्वक बैठ जाने के बाद शरीर संबंधी सब प्रकार की चेष्टाओं का त्याग कर देना ही प्रयत्न की शिथिलता है। इससे और परमात्मा में मन लगाने से इन दो उपायों के आसन की सिद्धि होती है। अब जब आप आसन करते हैं तो उसमें धीरे धीरे प्रयत्न करके उसमें शिथिलता लाते हैं और उसको स्थिर बनाते हैं। ठीक है, अभ्यास से ही आसन लगता है। एक दिन में हम पादहस्त नहीं लगा पाते हैं जिनकी बॉडी स्टिफ होती है, पर जब वो निरंतर अभ्यास करते हैं तो पहले वो घुटनों तक ही नीचे ले जाते हैं हाथ, फिर धीरे धीरे एंकल तक उनके हाथ जाने लगते हैं, फिर धीरे धीरे जमीन टच हो जाती है और फोरहेड घुटनों पे लग जाता है। या पश्चिमोत्तानासन करते हैं या पद्मासन करते हैं, पहले हलासन से अभ्यास करते हैं, हला सॉरी अर्ध अर्ध पद्मासन से अभ्यास करना स्टार्ट करते हैं। अर्ध पद्मासन सिद्ध हो जाता है तो दूसरे पांव से करते हैं, दोनों पांव से अच्छा लगने लग जाता है, फिर दोनों पैर ऊपर ले जाके पद्मासन का अभ्यास करते हैं। फिर धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस हो जाती है पद्मासन में लंबे समय तक बैठने की। जब हम पद्मासन में लंबे समय तक बैठने लग जाते हैं फिर हम उसको ध्यान में यूज कर सकते हैं, प्राणायाम में यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान करोगे और आप पद्मासन लगा के बैठ गए और आपका पद्मासन सिद्ध नहीं है, उसमें पेन हो रहा है, तो आपका ध्यान तो आपके दर्द पे लगा रहेगा। जहां पे आप ध्यान लगाना चाहते हो वहां ध्यान ही नहीं जाएगा, ध्यान का होगा पैरों के पेन पे या कमर के पेन पे। तो इसलिए बोला है इन्होंने कि सबसे पहले आसन को सिद्ध करना है। जब आसन सिद्ध करके आपके शरीर में स्थिरता आ जाएगी, फिर प्राणायाम का अभ्यास करना है, फिर आपको अपनी श्वास को लंबा और तीव्र करना है। ठीक है, श्वास को गहरा करना है ताकि जब आप ध्यान करें तो शरीर हल्का महसूस हो और शरीर में स्थिरता महसूस हो, ये शरीर हिले डुले नहीं दर्द होने पर, और प्राणायाम से हल्का महसूस हो। तो वो कैसे आएगा? धीरे धीरे प्रयत्न करके अभ्यास करें। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि बहुत से टीकाकारों ने जिन्होंने इस पे, एक तो योग दर्शन लिख दिया महर्षि पतंजलि ने, अब उस योग दर्शन पे बहुत से लोगों ने
टीकाएं दी हैं, मतलब अपने थॉट्स दिए हैं, जो जो इन्होंने लिखा है इन सूत्रों को समझ के उन्होंने किसी किसी चीज से उसको कनेक्ट किया है कि महर्षि पतंजलि का क्या कहना है। ठीक है। तो इन्होंने बोला है, जैसे टीकाकारों ने अनंत का अर्थ, जैसे लिखा है ना अनंत समापत्ति भ्याम, तो अनंत का अर्थ शेषनाग और समापत्ति का अर्थ समाधि से लिया है। कुछ लोगों ने कहा है कि इन्होंने अनंत का अर्थ जो लिया है वो शेषनाग है, और समापत्ति का अर्थ है समाधि। मतलब योग दर्शन पढ़ के जिनको जो समझ आया उन्होंने उस पे टीकाएं लिखी, टिप्पणियां की हैं कि ये अपनी समझ के हिसाब से, योग दर्शन को समझ के अपनी समझ के हिसाब से उन्होंने उसके बारे में बोला है। एक रहे भोजराज ने अनंत का अर्थ आकाश आदि किया है, और समापत्ति का अर्थ चित्त का तद्रूप हो जाना। मतलब चित्त चित्त से संबंधित इन्होंने बता दिया है अनंत का अर्थ। किंतु योग में अंगों में समाधि अंतिम अंग है। ठीक है, समाधि अब जैसे अष्टांग योग आप पढ़ते हो, तो समाधि जो है सबसे नीचे है, आठवां अंग है ना। और ये जो सारे ऊपर के जो अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान, ये सब क्या है, हमें समाधि तक ले जाने की सीढ़ियां हैं। ठीक है। पहली सीढ़ी हम चढ़ेंगे यम को फॉलो करके, दूसरी नियम को फॉलो करके, तीसरी आसन प्राणायाम। हाँ जी नम्रता जी बोलिए। मैम तद्रूप का मतलब क्या हो गया? चित्त का तद्रूप। तद्रूप मुझे लग रहा है इधर होगा कि विशालता से लिया होगा इन्होंने, चित्त का विशाल, क्योंकि आकाश आदि किया है ना, अनंत का अर्थ जो कभी अंत नहीं होता, अनंत हो गया वो जिसका अंत नहीं होता। तद्रूप का, चित्त का अलग कोई रूप हो जाना, क्या ऐसे रहेगा? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ दो वर्ड लग रहा है, इसका तद्रूप। मीनिंग देखना पड़ेगा हमको ना, इतना यस मैम। एग्जैक्ट मुझे भी इसका मीनिंग पता नहीं है। ओके मैम। वो देख के फिर बताते हैं आपको। ठीक है। बाकी जो इसका जो अर्थ है वो यही है, प्रयत्न शैथिल्य, धीरे धीरे शिथिलता के मतलब शिथिलता के साथ प्रयत्न करना है, अभ्यास करना है, तब वो अनंत समापत्ति भ्याम, मतलब आपके स्थिरता तक ले जाता है, अनंत समापत्ति भ्याम तक। शिथिलता की मीनिंग क्या है? कोई बताएगा मुझे? नम्रता जी, आपको पता है शिथिलता? शिथिलता मतलब जैसे जो लूज ने वो होती है ना, स्टिफनेस होती है, हाँ माइंड, आई स्टिफनेस को थिंक। दूर करना शिथिलता। रिलैक्सेशन। हाँ। आई थिंक वो कामनेस से होता है, कामनेस ऑफ माइंड। नहीं, शिथिलता ये भी बोलते हैं ना, शरीर को शिथिल कीजिए, एफर्टलेस। रिलैक्स रिलैक्स, एफर्टलेस। कीजिए, रिलैक्स रिलैक्स करना, शिथिल कीजिए। करना मतलब हाँ रिलैक्स करना। रिलैक्स करना। रिलैक्सेशन। बोलते एफर्टलेस। हैं ना जब हम शवासन कराते हैं कि शरीर को शिथिल कीजिए, मतलब रिलैक्स कीजिए। यस मैम। हाँ, एक मिनट रुकिए बस। नम्रता, आप किस सूत्र का पूछ रहे थे? पदरूप। तद्रूप अभी जो मैम पढ़ा रही है ना, वही वाला है। उसमें देखिए लिखा है भोजराज, सेकंड वाला जो पैराग्राफ है, भोजराज ने अनंत का अर्थ आकाश दी और किया है, और समाप्ति का ये अर्थ मैंने चित्त का ये तद्रूप मैंने बताया है। ये मैंने गूगल किया तो इसमें आया है कि तद्रूप का हिंदी में अर्थ है उसी के समान, वैसा ही। आइडेंटिकल। हाँ। हाँ हाँ हाँ, उसी रूप का होता है। यह हम्म। करेक्ट। संस्कृत का शब्द है जो तद और रूप तद से रूप मिलकर से बना जो है। बनता है, हाँ यस। राइट, तद रूप मतलब तद मतलब जैसा, हाँ, रूप जैसा। हम्म। मैंने भी अभी अभी देखा गूगल में, तो वो आइडेंटिकल ही आया। ठीक है ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ना। ओके। यस मैम। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, तदो द्वंद्व भी घात।
मतलब इसका लाभ क्या है, ये तो बता दिया कि स्थिर सुखम आसनम है परिभाषा आसन की। महर्षि पतंजलि के अनुसार आसन की क्या परिभाषा है, स्थिर सुखम आसनम। ठीक है, ये आ जाता है क्वेश्चन। और जो है इसको करने का वो क्या है, मेथड क्या है आसन को करने का, तो प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति में। अब आसन का लाभ क्या है, तदो द्वंद विघाता, मतलब जो द्वंद होते हैं जैसे सर्दी गर्मी, ठंडा गरम, और अंदर ये जैसे दो चीजों में हम जो द्वंद में रहते हैं ना, कभी हमें सर्दी लगती है कभी गर्मी लगती है, तो इस तरह के जो द्वंद होते हैं उन पर उनको दूर करता है। ना हमें सर्दी लगती है ना हमें गर्मी लगती है, सामान्य रहता है बॉडी का जो फील करने का जो होता है ना, स्किन जो आपकी फील करती है, उसको ना ही बहुत ज्यादा हीट महसूस होती है और ना ही बहुत ज्यादा कोल्डनेस। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो अच्छा अभ्यास करते हैं, वो सर्दी में स्वेटर गरम गरम चीजें नहीं पहनते हैं। जैसे हमारे मोरारजी के जो पहले वाले डायरेक्टर थे ईश्वर बसवा रेड्डी जी, उनको हमने कभी स्वेटर पहने हुए नहीं देखा डिप्लोमा के दौरान। वो सिर्फ हाफ शर्ट में ही रहते थे। वो अच्छे अभ्यासी थे, प्राणायाम का अभ्यास बहुत अच्छा करते थे। तो और मैं जहाँ काम करती थी वो सर, उन सर को भी मैंने कभी गर्म कपड़े पहने हुए नहीं देखा। वो एक स्लीवलेस कुर्ता पहन के रखते हैं और पजामा, चाहे मैम सर्दी बाबा राम रामदेव हो। जी भी तो रामदेव जी, हाँ मैं रामदेव वही बाबा बोल रही को थी। देख लीजिए, वो सिर्फ धोती और ऊपर अंगोछा लेकर ही रहते हैं। उनका एक वीडियो देखा था जिसमें बहुत ठंडा था, सब पूरे हाँ वुलन हाँ कैप हाँ, वगैरह पहने हुए थे, बट ये वो ये द्वंद होते हरिद्वार हैं। में बहुत ठंड होती है, कोहरा और सब कुछ होता है, हम लोग तो पार्क हाँ, को जाते हैं बट वो कभी नहीं पहनते। वो नहीं पहनते हैं क्योंकि वो प्राणायाम और आसन के अच्छे अभ्यासी हैं। वो तो इस एज में भी इतना अच्छा अभ्यास करते हैं रामदेव जी। सबसे बड़ा सही, ये तो बिल्कुल सामने सबने ही देखा है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उनका। तो क्या होता है, आसन का लगातार अभ्यास करने से हमारे द्वंद दूर होते हैं। ठीक है, इन्हें सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों का शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ता है। शरीर में उन सबको बिना किसी प्रकार के पीड़ा के सहन करने की शक्ति आ जाती है। मतलब शरीर में हर तरह की पीड़ा सहन करने की शक्ति आ जाती है। जैसे ताप सहन करने की, और ये बहुत ज्यादा ठंड सहन करने की। अब जैसे बहुत से ऋषि मुनि ऐसे होते हैं जो माइनस टेम्परेचर में तपस्या करते हैं और शरीर पे कुछ नहीं होता उनके कपड़ा। जो सच्चे योगी होते हैं उनको वो बर्फ में भी वैसे ही करते, जैसे पहले के टाइम में देखा है कि कितनी तपस्या करते थे, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, लोग लगातार बैठे ही रहते थे, आंख बंद करके ध्यान में तपस्या में लीन समाधि में बैठे रहते थे। तो उनका क्या था, द्वंद्वों से वो ऊपर उठ गए थे, उससे तर गए थे, उन्हें उस चीज का ताप का कोई असर नहीं पड़ता था अपने शरीर पे। ठीक है, ये बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है, महर्षि पतंजलि के अनुसार आसन का द्वंद्वों को दूर करता है। कौन से द्वंद्व, मतलब सर्दी गर्मी जैसे जो ताप होते हैं उनको सहने की शक्ति प्रदान करता है शरीर को। ठीक है, पूछ लेते हैं कि उसके महर्षि पतंजलि के अनुसार आसन के क्या लाभ है, प्रैक्टिकल में पूछा मैम जा सकता है। मैम अगर ऐसा आ गया, एज इट इज आ गया इसका आंसर लिखने को, नहीं, आपका तो लॉन्ग लिखने को नहीं आएगा ना। तो इसमें से एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकता है ना वो इसको इसको कैसे बनेगा एमसीक्यू? इसका ये बन सकता है, एक तो ये बन सकता है कि आसन की परिभाषा क्या है महर्षि पतंजलि के अनुसार, और 3 सूत्र 4 सूत्र लिख देंगे। तो आपको उसमें से पहचानना है कौन क्या है परिभाषा, स्थिर सुखम आसनम। ठीक है, और ओके। ये पिछले जो हमने पढ़ा था योग की परिभाषा, तो योग की परिभाषा भी पूछी जा सकती है, गीता के अनुसार भी पूछी जा सकती है, महर्षि पतंजलि के अनुसार भी पूछी जा सकती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। गीता के अनुसार है समत्वम योग उच्यते,
और योगः कर्मसु कौशलम। महर्षि पतंजलि के अनुसार है योगश चित्तवृत्ति निरोध। ठीक है, ये इस तरह से पूछा जा सकता है। फिर पूछा जा सकता है कि आसन के लाभ बताइए महर्षि पतंजलि के अनुसार। तो 4 सूत्र लिख देंगे, उसमें से आपको अपना सही सूत्र पहचानना है। तो सही सूत्र क्या है? ततो द्वंद्व विघाता, ये है सही सूत्र। फिर नेक्स्ट इन्होंने बताया है प्राणायाम के लिए, जो बताया है प्राणायाम का सूत्र बताया है, तस्मिन् सति श्वास पर श्वास योगर गति विच्छेद प्राणायाम। ये हो गया आपका दूसरे अध्याय का 49 सूत्र नंबर। ठीक है, तो इन्होंने बोला है आसन को सिद्ध करने के बाद श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना प्राणायाम है। जब हम आसन को सिद्ध कर लेते हैं, फिर हमें अपनी सांस लेने, इनहेल और एक्सेल की जो गति है उसको कुंभक में बदल देना। देखिए हठ योग में भी प्राणायाम कुंभक बताया गया है। उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने प्रकार के कुंभक बताए गए हैं हठ योग में। ठीक है, मतलब एग्जामिनर आपको पजल करने के लिए प्राणायाम ना बोलकर कुंभक पूछ सकता है। तो कुंभक का आसन आंसर भी वही है जो प्राणायाम का है। ठीक है, ये दोनों सेम चीजें हैं, क्योंकि उधर भी कुंभक की बात कही गई है और इधर भी इन्होंने कुंभक की बात की है। इन्होंने बोला है प्राणवायु का शरीर में प्रविष्ट होना, मतलब इनहेल, जो हम प्राणवायु जो हमारे शरीर के अंदर स्थित जो वायु है, ऑक्सीजन जो है, साइंस की लैंग्वेज में ऑक्सीजन और योग की लैंग्वेज में प्राणवायु जो है। शरीर के बाहर जो वायु है वो प्राण वायु नहीं है, जो शरीर के अंदर जो वायु है जो हमें प्राण दे रही है वो प्राण वायु है। और बाहर निकला श्वास वो प्रश्वास है। मतलब श्वास जो है इनहेलेशन है और एक्सहेलेशन क्या है? प्रश्वास है। इन दोनों की गति का रुक जाना, रुक जाना मतलब कुंभक हो जाना, अर्थात प्राणवायु की जो आवागमन की जो प्रक्रिया है, इनहेल और एक्सेल की जो क्रिया है वो बंद हो जाना ही प्राणायाम का सामान्य लक्षण है। अभी ये नेचुरली बंद होता है तो वो तो सोचेंगे कि वही, क्योंकि श्वास रुक जाना तो मृत भी कहला सकते हैं। पर यहाँ पे अभ्यास के द्वारा इनहेल एक्सेल पे कंट्रोल करके जब आप श्वास को रोक देते हैं, नेचुरली आपकी श्वास जब रुक जाती है और शरीर स्वस्थ रहता है, तो वो क्या है? कुंभक बन जाता है। और कुंभक क्या है? प्राणायाम। ठीक है। यहाँ आसन की सिद्धि के बाद ही प्राणायाम का संपन्न होना बताया गया है। अब आसन की सिद्धि के बाद ही क्यों बताया गया है? कौन बताएगा? कोई बताएगा? हम्म। मैम रेस्टलेसनेस रहेगा तो प्राणायाम ठीक से नहीं होगा, उसके लिए एक स्थिरता और एक स्टेडीनेस ऑफ माइंड एंड बॉडी चाहिए। जैसे ही कोई बेचैन रहेगा, रेस्टलेस रहेगा, तो ना वो पोस्चर को ठीक करेगा, स्पाइन भी सीधा नहीं रहेगा, तो ब्रेथ पे तो कंसंट्रेट क्या ही कर पाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, जब तक हमारे शरीर में स्थिरता नहीं होगी हम लंबे समय तक बैठ ही नहीं पाएंगे। और शरीर में स्थिरता किससे आती है? आसन से आती है। लघुता किससे आती है? प्राणायाम से आता है। लघुता मतलब हल्कापन जो आता है वो प्राणायाम से आता है। तो शरीर को स्थिर बिठाने के लिए हमें किसका अभ्यास करना है? पहले आसन का अभ्यास करना है। जब हमें लंबे समय तक बैठने की प्रैक्टिस हो जाएगी, हमारा शरीर स्थिर और दृढ़ हो जाएगा, मतलब ताकतवर हो जाएगा, तब हम लंबे समय तक प्राणायाम के लिए बैठ सकते हैं। पूजा जी।
यस मैम, इसी के बारे में बताना था जो आपने क्वेश्चन पूछा। जैसे कि जब हम किसी भी पोस्चर में, जैसे सुखासन पद्मासन में बैठते हैं, तो बेसिक ये होता है कि हमारा अपर बॉडी पोस्चर, लाइक हमारा हेड नेक बैक एक एक लाइन में होना चाहिए। सो हम्म। वो जो जब एक लाइन में होता है तब वो स्टेबल माइंड को, जैसे हमारा माइंड बॉडी सोल जो योग की परिभाषा है, वो स्थिर करने में प्रयत्न पूर्वक रहता है। हेड नेक बैक इन वन लाइन अगर होता है तो हमारा बॉडी माइंड एंड सोल स्टेबल जल्दी होने में हेल्पफुल कर देता है। सो दैट विल लीड यू टू स्टेबल इन योर माइंड थॉट्स एंड इमोशंस, सो दैट हमारा प्राणायाम बहुत बेहतर हो जाए। बिल्कुल। और सिर्फ स्पाइन सीधी करके भी, जैसे स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि कमर गर्दन सीधी करके बैठना चाहिए। जो बच्चे होते हैं, आजकल के बच्चे यूं झुके हुए होते हैं, पता नहीं कैसे पेरेंट्स कुछ कहते ही नहीं है, उनको टोकते नहीं है। कहते हैं कि एक सिर्फ स्पाइन सीधी करने से ही हमारा माइंड जो है एक्टिव हो जाता है, उसमें से लेजीनेस आलस सब दूर हो जाता है। आप अगर एरेक्ट होके बैठेंगे ना, सीधे होके, आपको कभी आलस नहीं आएगा। जहां आप झुक जाएंगे, आराम की स्थिति में आ जाएंगे, वहीं आलस चालू हो जाता है, माइंड काम करना बंद कर देता है। जब हम सीधे बैठते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, और जो हमारे चक्रास पे जिस तरीके से काम होता है, स्पाइन सीधी करके ही होता है। इनहेल एक्सहेल कभी भी प्राणायाम करो, प्राणायाम का मेन प्रिंसिपल है कमर गर्दन सीधी, चाहे आप लेट के करो, चाहे आप बैठ के करो। अब जैसे कुछ लोग हैं जो बिल्कुल सक्षम नहीं है, बैठ के कर ही नहीं सकते हैं। कभी कभी जब आप ग्रुप क्लास लेते हो कहीं सेंटर में, इंस्टीट्यूट में, और आपके पास पेशेंट आते हैं, तो कुछ पेशेंट ऐसे भी हो सकते हैं कि जो बैठ नहीं सकते नीचे। तो उनको आप क्या कराओगे? उनको आप चेयर पे बैठाओगे, अगर वो चेयर पे बैठने में सक्षम है तो। अब कुछ चेयर पे भी नहीं लंबे समय तक बैठ सकते, बट उनके लिए प्राणायाम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अनुलोम विलोम का अभ्यास लिटा के भी करवा सकते हैं, क्योंकि लेटने पर भी कमर गर्दन हमारी सीधी रहती है। बस उनको ये बोलना है कि लेट के कमर सीधी रखनी है, गर्दन भी सीधी, कमर की सीध में ही रखनी है, पूरी स्पाइन एक लाइन में रखनी है, ऐसे या ऐसे नहीं करना है। तो लेट के भी अपने सामने आप उनको करवा सकते हो। बहुत जल्दी आराम देता है सर दर्द में, और एनजाइटी अगर हो रही होती है, स्ट्रेस अगर हो रहा होता है, आप उन्हें 2 या 5 मिनट का भी लेट के अनुलोम विलोम करा देंगे ना, उनका तुरंत ठीक हो जाता है। मैंने बहुत लोगों पे एक्सपेरिमेंट करा है ये, क्योंकि यस मैम, फीमेल्स आती हैं उनको। मेरे भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे। हाँ। यस तो मैम, मेरे भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनको थोड़ा साइकोलॉजिकल इश्यूज था। तो हाँ, फिजिकल तो होता ही है, बट जस्ट हम अगर हेड नेक बैक एक लाइन में रखते हैं किसी भी पोजीशन में, बैठ के या लेट के, तो उनका ये जो होता है कि फियर है, एंजाइटी है, लाइक ना इमोशनल डिसऑर्डर है, वो बहुत जल्दी अब सेटल हो जाता है आप जैसे उसके किसी भी प्रैक्टिस जानवर से। को भी देख सकते हो, अगर जरा सी कुछ बात होती है, जानवर हो, पक्षी हो, कोई भी हो, या सबसे पहले वो क्या करते हैं? अपनी कमर सीधी करके देखते हैं, एकदम एक्टिव हो जाते हैं सीधे होते ही, यस, और तुरंत अलर्ट हो जाए, देखते हैं कि क्या हो रहा है। अलर्ट हो जाता है, राइट। तो सेम हमारे साथ भी, अगर हमारी यस। स्पाइन सीधी रहती है तो हम हमेशा अलर्ट मूवमेंट में रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, और मतलब माइंड हमारा बहुत अच्छे से कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आसन की सिद्धि के बाद ही प्राणायाम का संपन्न होना बतलाया गया है। मतलब आसन जब सिद्ध होगा तभी आपका प्राणायाम संपन्न होगा। इससे यह प्रतीत होता है कि आसन की स्थिरता का अभ्यास किए बिना ही जो प्राणायाम करते हैं वह गलत रास्ते पर है। खाली जो सिर्फ प्राणायाम ही कर रहे हैं, आसन पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, आसन को स्थित नहीं कर रहे हैं, उसमें उसको सिद्ध नहीं कर रहे हैं, और वो केवल प्राणायाम का ही अभ्यास कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो शरीर को तकलीफ देना नहीं चाहते हैं, आसन करते हैं तो शरीर में तकलीफ तो होती है शुरू में, फिर धीरे धीरे वो तकलीफ जो है बहुत मजे, आनंद की अनुभूति कराने लगती है, हमें मजा आने लग जाता है। सेम टाइम पे बॉडी डेली कुछ ना कुछ रिएक्ट करती है, हम खुद से ही खींचने लग जाते हैं। अगर मान लीजिए आप रेगुलर अभ्यास कर रहे हो,
आसन का, और एक दिन अगर आपका स्किप हो जाता है तो सेम टाइम पे आपको बॉडी में कुछ होने लग जाएगा, क्योंकि माइंड को पता है कि, बॉडी को पता है कि इस टाइम पे भाई मेहनत करनी है मुझे, ये आसन करेगा। पर जब आप उसको नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली देखोगे, खींचोगे, हाथ खींचोगे, गर्दन मूव करोगे, कमर को मोड़ोगे, तो ये ऑटोमेटिकली होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी को पता है कि इस टाइम पे, जब उसे खाने का पता है कि सेम टाइम पे मुझे खाना मिलेगा, तो हर चीज का पता है कि सेम, जैसे हम लोग सुबह फ्रेश भी होते हैं तो बहुत लंबे समय तक हमारा टाइम भी सेम रहता है फ्रेश होने का। जहां आप उठने और सोने का गड़बड़ कर दोगे, आपके पेट का गड़बड़ा जाएगा, टाइम ही चेंज हो जाएगा, हो सकता है कि मोशन भी ना आए, ऐसा भी होता है कभी कभी। माधुरी जी। हाँ मैम, जैसे आसन सिद्ध करना, तो उसमें मतलब मेडिटेशन करना रहता है या सिर्फ उस आसन में बैठना रहता है? मतलब कैसे आसन को, मतलब जैसे अगर मान लीजिए मुझे पद्मासन अगर सिद्ध करना है, पद्मासन में सिद्ध तो करना है तो पद्मासन को लगा के देर तक बैठना है, 30 सेकेंड से सिर्फ स्टार्ट कीजिए। सिर्फ बैठना है कि कुछ हाँ, मेडिटेशन भी करना है? नहीं वो आपकी अच्छा। इच्छा है। मेडिटेशन कैसे कर पाओगे जब आप आसन में बैठ ही नहीं पाओगे, आपका ध्यान पैर की तरफ ओके। जाएगा, तो हाँ। मेडिटेशन तो हो नहीं पाएगा। और प्राणायाम भी नहीं कर पाओगे जब तक पद्मासन सिद्ध नहीं होगा आपका। क्यों? क्योंकि आपको 1 मिनट बाद ही लगेगा कि मैं पैर चेंज कर लूं, हाँ। यस। है ना। तो उसकी प्रैक्टिस करनी है 10 मिनट, 15, पहले 30 सेकेंड से स्टार्ट कीजिए, 1 मिनट तक ले जाइए, फिर 2 मिनट तक ले जाइए, फिर 3 मिनट तक ले जाइए। इस तरीके से आप 10-15 मिनट, कुछ लोग तो घंटों भी बैठ जाते हैं पद्मासन में, जिनका अभ्यास बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो वो अभ्यास से होता है। जैसे पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास आप 3 मिनट तक करिए, वो भी कहते हैं पश्चिमोत्तानासन में भी लोग समाधि में चले जाते हैं, जो अच्छे योगी होते हैं। तो इतना प्रबल होता है आसन का अभ्यास, क्योंकि समाधि में जाने के लिए भी कोई ना कोई आसन तो चाहिए। तो उस आसन को सिद्ध करना पड़ेगा कि आपको कौन से आसन में करना है। ठीक है, ये होता है आसन को सिद्ध करना, कि जिसमें आप लंबे समय तक बैठ सको। तो इन्होंने क्लियर बोल दिया है कि अगर आसन सिद्ध किए बिना प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो वो गलत है। तो पहले हमें आसन सिद्ध करना है। इन्होंने जो सीक्वेंस दिया है अष्टांग योग का, वो सही दिया है कि यम, पहले यम का पालन करना है, फिर नियम का पालन करना है, फिर आसन का अभ्यास करना है, आसन करके फिर प्राणायाम का अभ्यास करना है। मतलब समाधि तक जाने के लिए इन्होंने 7 सीढ़ी बताई हैं, तो धीरे धीरे उन सीढ़ियों पे चढ़ना है और समाधि तक पहुंचना है। अब ये नहीं होगा कि आसन से पहले हम प्राणायाम सिद्ध कर लेंगे, गैप नहीं मार सकते हो, आप गिर जाओगे, वापस किस पे आ जाओगे? जीरो पे। तो आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि, तो ये सीक्वेंस में ही हमें करना है सब कुछ। और बहुत अच्छे से इन्होंने ये सारे हैं, इन्होंने उसका बता रखा है। जब हम अंतरंग योग पढ़ेंगे और बहिरंग योग पढ़ेंगे तब भी अष्टांग योग का वर्णन ही है उसमें। नेक्स्ट है, इन्होंने बताए हैं प्राणायाम के प्रकार। महर्षि पतंजलि के अनुसार अगले सूत्र में बताया है प्राणायाम के प्रकार, कितने प्रकार का प्राणायाम है। वसुधा जी, क्या हो गया आज? सोए नहीं आप? म्यूट है। सॉरी मैम, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, पीरियड्स बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा अच्छा। तो फाइब्रॉइड्स है मेरे को, बहुत अच्छा, ज्यादा मतलब। तो उसका ट्रीटमेंट करा रहे हो आप? नहीं मैम, कुछ नहीं करा रहे। आयुर्वेदिक सब करा लीजिए। अच्छा। ठीक है मैम, आपको फोन करके पूछेंगे कहाँ पे। हाँ, आयुर्वेदिक कराइए। चलिए ठीक है। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। मतलब बाह्य, बाह्य वृत्ति, श्वास बाहर छोड़ के, अभ्यंतर, श्वास अंदर लेके। ठीक है, बाह्य वृत्ति हो गया एक्सलेशन, अभ्यंतर हो गया इनहेलेशन,
और स्तंभ वृत्ति हो गया कुंभक। ठीक है, तो ये पर आपको ऐसे ही याद रखना है, बाह्य वृत्ति प्राणायाम, अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। 3 तरह के प्राणायाम बताए हैं और इन्होंने एक 4th प्राणायाम भी बताया है जो कि अगले सूत्र में है। ठीक है, 3 प्रकार का होता है तथा वह देश काल और संख्या। अब यहाँ पे देश किसको बोला है इन्होंने? देश बोला है शरीर को। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना देश काल संख्या भी, तो देश है शरीर, काल है समय और संख्या है काउंट्स। ठीक है, जैसे प्राणायाम का रेशो बताया होगा, अगर मैडम प्राणायाम करवाती है प्रैक्टिकल में तो वो संख्या हो गई उसकी जो रेशो है। और काल हो गया कि कितने समय तक के लिए आप करते हो, और देश हो गया शरीर। ठीक है, भली भांति देखा जाता हुआ लंबा और हल्का होता है। हाँ जी पूजा जी। मैम, और ये संख्या मतलब यही बोल रहे हैं ना, जैसे हम 4 8 12 रेशो में करते हैं अनुलोम विलोम? नहीं नहीं नहीं, सो ये कौन सी बता संख्या रहा फिर? है संख्या की आप कितने काउंट तक इनहेल करते हो। जैसे इनहेल चालू करा आपने हाँ ना, 5। वही 4 8 12 ना, 4 तक इनहेल किया, 8 हाँ, तक वो होल्ड किया। रेशियो दे रखा है क्योंकि हाँ। वो फाइनल रेशियो है कि प्राणायाम वहां तक पहुंचना है हमारा। अच्छा, ओके। ठीक है, स्टार्टिंग आप 5 सेकंड से भी कर सकते हो। हम्म। 4 8 12 मतलब 5 सेकंड आपने ले लिया तो आ, उसका 8 काउंट डबल तक हमें उससे क्या कुंभक करना है? करना। उसका डबल हमें क्या करना है? कुंभक करना है। और उसका 4 गुना हमें हम्म। एक्सेल करना है। ये हो, ठीक है, 4 8 12 यस ये यस, हो गया थैंक्स। इसका। कि जैसे 1 सेकंड में अगर आपने लिया तो 2 सेकंड आप रोकोगे और 4 सेकंड में बाहर निकालोगे। रेचक, कुंभक, और सॉरी पूरक, कुंभक, रेचक, यही होता है ना, पूरक कुंभक रेचक ही यस तो होता है। तो ये यस। है 4 8 12 का मतलब। या। इसमें आगे पता चलेगा आपको संख्या क्या है। ठीक है, जिस प्राणायाम में लक्षण किए दिए गए हैं उसे चौथा प्राणायाम बताया गया है। एक और प्राणायाम बताया है इन्होंने अलग से, चौथा प्राणायाम है जिसमें प्राणायाम के लक्षण बताए गए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सूत्र में 3 प्रकार के प्राणायामों का वर्णन है। मतलब इस वाले सूत्र में 3 प्रकार के, कौन कौन से? बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति। ये क्वेश्चन आ सकता है महर्षि पतंजलि के अनुसार कितने प्रकार के प्राणायाम होते हैं? तो 4 प्रकार के प्राणायाम होते हैं, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, चौथा होता है बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, विच्छाछेपी चतुर्था। ये जो अगला हमारा जो सूत्र है, बाह्य अभ्यंतर विच्छाछेपी चतुर्था, ये चौथा प्राणायाम है। ठीक है, और ये आपका प्रैक्टिकल में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और थ्योरेटिकल में भी आ सकता है। अब ये है, अब इन्होंने बोला है उन तीनों मैम, प्रकार के। हाँ जी, मैम एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज? बाह्य वृत्ति ये सूत्र में दे रखा है, जो बुक है ना, है किताब आपके पास? मैम बुक है पर वो कॉपी में लिखा हुआ इजी होता है इसलिए। अच्छा अच्छा, चलिए लिख लीजिए। बाह्य वृत्ति, और भी किसी को नोट करना है वो भी कर लीजिए। अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति। और जैसे ये भी पूछा जा सकता है अलग से कि चौथा प्राणायाम क्या बताया गया है महर्षि पतंजलि योग सूत्र में। तो क्या बताया गया है? बाह्य, बाह्य, अभ्यंतर, स्तंभ, विक्षाछेपी चतुर्थ। ठीक है, ये सूत्र ही याद करना पड़ेगा आपको। जब आप सूत्र को समझ लोगे ना तो सूत्र याद करना बहुत इजी हो जाएगा। लिख लिया दीपिका जी? आगे बढ़े। यस मैम। तो अब हम जान लेते हैं कि जो देश काल और संख्या था वो क्या है। इन्होंने बोला है
प्राणायाम को साधक देश काल और संख्या द्वारा देखता है, ठीक है, कि वह किस अवस्था तक पहुंच चुके हैं। तो अपनी अवस्था वो किससे चेक करता है? देश काल और संख्या से। अब हम करते हैं कि देश क्या है। इस प्रकार परीक्षा करते करते प्राणायाम जैसे जैसे उन्नत होते हैं वैसे वैसे उनमें लंबाई और हल्कापन बढ़ जाता है। प्राणायाम के अभ्यास से क्या होता है? हमारे शरीर में हल्कापन आता है और जो हमारा प्राण है उसकी लंबाई बढ़ जाती है, मतलब प्राण का आयाम हो जाता है। ऐसे ही बोलते हैं प्राणायाम, मतलब प्राण को बढ़ा देना। इनहेल और एक्सेल को लंबे समय तक बढ़ा देना। कहा जाता है ना कि हमें गिनती की श्वासें मिली हैं। अब चाहे वो श्वासें आप छोटी ले लेके खत्म कर लो या एक ही श्वास को आप बढ़ा लो, श्वास तो गिनती की ही मिली है। तो एक श्वास का जब आप समय बढ़ा लोगे तो आपकी आयु बढ़ जाएगी। और यदि आप छोटा छोटा श्वास ही लेते रहोगे तो वो जिस दिन श्वास की गिनती खत्म होगी, वो किसी को नहीं पता कितनी श्वासें मिली हैं हमें, और उस दिन हमारा भी अंत हो जाएगा दुनिया से, ठीक है। तो इसलिए प्राणायाम का वर्णन किया है कि आयु लंबी किस तरीके से होती है, इसी तरीके से होती है जब आप प्राण का आयाम कर लेते हो, प्राण को बढ़ा लेते हो, ठीक है। तो इन्होंने बोला है इससे ये सिद्ध होता है कि स्तंभ वृत्ति तृतीय प्राणायाम में भी देश का संबंध होता है रहता है, अन्यथा वह देश काल और संख्या द्वारा परिदृष्ट कैसे होगा। प्राणायाम के 3 वेदों में इस प्रकार समझते हैं। तो अब ये देश काल और वो क्या है वो इन्होंने इसमें बताया है जो प्राणायाम के वर्णन किया है। तो बाह्य वृत्ति प्राणायाम का क्या है? बाह्य वृत्ति को शरीर से बाहर निकालकर बाहर ही जितने काल तक, जितने समय तक सुखपूर्वक रोक सकते हो। काल मतलब जितने समय तक सुखपूर्वक आप रोक सकते हैं, रोके रहना, और साथ ही साथ इस बात की भी परीक्षा करते रहना कि वे बाहर आकर कहाँ ठहरा। मतलब बाहर जब आपने श्वास निकाला तो वो कहाँ ठहरा है? यहाँ पे रुक गया कि श्वास यहाँ पे हृदय में ही रुक गया, या कंठ तक आ गया, या पूरा एक्सेल हो गया, इसका भी आपको बोध होता है। तो वो क्या हो गया? देश हो गया। कितने समय तक ठहरा और कितनी देर तक आपने कुंभक किया, एक्सेल करके कितनी देर तक आप श्वास को रोक पाए, वो हो गया समय। और उतने समय में स्वाभाविक प्राण की गति की कितनी संख्या हुई। जो स्वाभाविक प्राण आप उस समय में लेते हो, जो नेचुरल ब्रेथ आपका चलता है, उस समय में कितनी संख्या आप श्वास ले लेते हो। यह बाह्य वृत्ति प्राणायाम है। इसे रेचक भी कहते हैं क्योंकि इसमें रेचन पूर्वक प्राण को रोका जाता है। अभ्यास करते करते यह लंबा अर्थात बहुत काल तक रुकने वाला और सूक्ष्म अर्थात हल्का अनायास साध्य हो जाता है। शुरू में तो बहुत दिक्कत होती है एक्सेल करके श्वास को रोकना। इनहेल करके फिर भी आप श्वास को रोक सकते हैं क्योंकि प्राण अंदर है। जब आप एक्सेल करके श्वास को रोकते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है शुरू में, पर धीरे धीरे जब हम अभ्यास करने लगते हैं तो इससे हमारे शरीर में लघुता आने लगती है, हल्कापन महसूस होने लगता है और लंबे समय तक हम श्वास को रोक पाते हैं। तो वहां पे हमने एक श्वास बचा ली अपनी या 2 श्वास बचा ली, तो ये संख्या हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है अभ्यांतर वृत्ति प्राणायाम। प्राणवायु को भीतर ले जाकर भीतर ही जितने काल तक सुखपूर्वक, जितने समय तक आप इनहेल करके सुखपूर्वक आसानी से रोक सकते हैं, रोके रहना, और साथ ही साथ यह देखता कि अभ्यांतर देश में कहाँ तक गया है प्राण। अब ये महसूस करना है जब आप इनहेल करते हैं कि आपका जो इनहेलेशन है वो कहाँ तक गया है। सिर्फ हृदय प्रदेश में रुक गया, या आप नाभि तक कर पा रहे हो, या पूरे अपने चेस्ट रीजन में फील कर पा रहे हो। ये आपको स्थान देश मतलब
देश को देखना है किस देश तक पहुंचा, मतलब शरीर के जो अंग बताए हैं इन्होंने, अभ्यंतर अंग बताए हैं, उन्हें देश का नाम दिया गया है महर्षि पतंजलि ने। हम्म समय में गति से कितनी संख्या होती है, हाँ, वहां कितने काल सुखपूर्वक ठहरता है और उतने समय में प्राण की स्वाभाविक गति की संख्या कितनी होती है। जो स्वाभाविक प्राण की गति है, मतलब जो हम इनहेल एक्सेल जो करते हैं, अभी जैसे मैं नॉर्मल जो इनहेल एक्सेल कर रही हूँ, वो ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 सेकेंड्स का होगा, है ना। पर अगर आप इनहेल करके 1 मिनट तक कुंभक कर पा रहे हो, तो आप 10-10 सेकेंड के हिसाब से लगा लो अपने कितने श्वास बचा लिए। अगर 5 सेकेंड का आपका इनहेल है और 5 सेकेंड का आपका एक्सेल है, तो कितने श्वास बचा लिए आपने? 1 मिनट में 6 श्वास श्वास बचा लिए, है ना। वो संख्या हो गई इसकी। इन्होंने लिखा है ना स्वाभाविक प्राण की स्वाभाविक गति की कितनी संख्या होती है, ये ध्यान रखना है उस समय पे हमें। यह अभ्यंतर प्राणायाम है, इसे पूरक प्राणायाम भी कहते हैं। पूरक मतलब इनहेलेशन, क्योंकि इसमें शरीर के अंदर ले जाकर प्राण को रोका जाता है। अभ्यास बल से यह भी दीर्घ और सूक्ष्म हो जाता है। तो सेम है, सब में अभ्यास बताया है। अभ्यास करने से ही ये दृढ़ होते हैं, लघुता आती है और लंबे होते हैं प्राण। स्तंभ वृत्ति होता है केवल कुंभक, सिर्फ कुंभक लग जाना। ना ही तो आपको इनहेलेशन का पता हो, ना ही एक्सहेलेशन का पता हो। ऑटोमेटिकली आपका इनहेलेशन, मतलब आपको लेना नहीं पड़ रहा है। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, जानबूझ के एक्सेल करके कुंभक कर रहे हैं और जानबूझ के इनहेल करके कुंभक कर रहे हैं। इसमें सिर्फ स्वाभाविक रूप से कुंभक लग जाना, मतलब प्राण का रुक भी जाना और शरीर का चलना भी, क्योंकि शरीर से प्राण बाहर आ जाएंगे तो शरीर नष्ट हो जाएगा। पर इस स्थिति में शरीर नष्ट नहीं होता, सिर्फ कुंभक होता है, जो अंदर आपके प्राण रहता भी है और वो स्थिर हो जाता है, अंदर जाके रुक जाता है। तो इन्होंने लिखा है शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने वाली जो प्राणों की स्वाभाविक गति है, ठीक है, इनहेल और एक्सहेलेशन की जो स्वाभाविक गति है, उसे प्रयत्न पूर्वक, मतलब अपनी इच्छा अनुसार, अपने प्रयास से बाहर या भीतर, बाहर या अंदर, निकलने या ले जाने का अभ्यास ना करके, मतलब हमें स्वाभाविक, मतलब प्रयत्न नहीं करना है इनहेल और एक्सहेल का, ना करके प्राणवायु स्वभाव से बाहर निकाला हो या भीतर गया हो। मतलब अपने आप ही इनहेल जा करके आपको पता भी ना चले, ऐसा इनहेल होगा और प्राण रुकेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और ऐसा एक्सहेल होगा और कुंभक लगेगा, ठीक है। भीतर गया हो, जहां हो वही उसकी गति को स्तंभित कर देना और यह देखते रहना कि प्राण किस देश में रुके हैं। पर यहाँ पे आपको ये देखना है, आपको सिर्फ यहाँ पे जो इनहेल एक्सहेल की स्वाभाविक जो गति चल रही है, आप जो कॉन्शियस माइंड से ले रहे हो इनहेल एक्सहेल, उसको रोक के अपने आप इनहेल हो रहा है और कुंभक हो रहा है, अपने आप एक्सहेल हो रहा है और कुंभक हो रहा है, उसे रोके। बट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि प्राण कौन से देश तक गया, एक्सेल हुआ तो कितना एक्सेल हुआ, गर्दन तक आके रुक गया एक्सेलेशन, या पूरा एक्सेल हो गया, या हृदय प्रदेश तक रुक गया। और जब आप इनहेल कर रहे हैं, तो आप कहाँ तक इनहेल कर रहे हैं, पूरा नाभि तक इनहेल हो रहा है आपका एक एक अंग में। जब आप कभी आप ध्यान में बैठते हैं ना, आपको फील होता है कि शरीर का हर एक अंग श्वास ले रहा होता है, फील होता है, पूरी बॉडी में ब्रीदिंग की मूवमेंट फील होती है मेडिटेशन में। जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तब फील होता है कि हमारी कमर पे आप हाथ लगाओगे तो कमर की भी मूवमेंट है, हाथ, कभी आप शांत बैठे होते हो तो आपको फील होता है कि ये भी अप डाउन हो रहा है, जैसे श्वास ले रहा है शरीर का हर एक अंग। तो
इन्होंने बोला है कि वहां पे आपको ये देखना है कि कौन से देश तक आपका प्राण गया है, इतना लेश मात्र आपको याद रहेगा स्तंभ वृत्ति में। यह देश में रुके हैं, कितने समय तक सुखपूर्वक रुके हैं, और सुखपूर्वक कितने समय तक रुक पा रहा है हमारा प्राणायाम, इस समय में स्वाभाविक गति की कितनी संख्या होती है, ये सब ध्यान रखना है स्तंभ वृत्ति में भी। यह स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है, इसे कुंभक प्राणायाम भी कहते हैं। प्राणायाम कुंभक के साथ ही होता है। अगर आप कुंभक नहीं करवा रहे हैं तो वो सिर्फ इनहेल और एक्सेल होता है, वो प्राणायाम नहीं होता है। कुंभक के साथ ही प्राणायाम होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब मैम, ध्यान, हाँ जी, मैम फिर अनुलोम विलोम में तो कुंभक हम नहीं लगाते हैं, वो और वो तो प्राणायाम, पार्ट ऑफ प्राणायाम है। वो अनुलोम विलोम है खाली। उनका नहीं कहीं मैम, किसी टेक्स्ट में अनुलोम विलोम का वर्णन नहीं है। हटियोग के मैम टेक्स्ट पढ़े हैं ना आपने, अनुलोम का अनुलोम विलोम वर्णन, प्राणायाम में नहीं आता है, मतलब वो वो अलग सिर्फ हो गया। इनहेल एक्सेल है आपके, सिर्फ ब्रीदिंग पैटर्न को तो सुधारने के लिए है। नाड़ी 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 शोधन को हम शोधन, प्राणायाम बोल सकते हाँ हैं। नाड़ी शोधन यस, प्राणायाम है, क्योंकि उसमें हम कुंभक करते हैं। कुंभक नाड़ी लगाते शोधन हैं। और अनुलोम विलोम में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है हम्म, हम्म, कि हम्म, नाड़ी शोधन में कुंभक होता है, अनुलोम कुंभक विलोम में होता है। कुंभक नहीं होता। नहीं। तो अनुलोम विलोम का जो वर्णन है वो किसी टेक्स्ट में नहीं है, वो सिर्फ एक सुविधा के अनुसार वो बना दिया गया है, मॉडिफाई कर दिया गया है उसको। ठीक है, Yes. और जो हम आजकल कर रहे हैं वो मॉडिफिकेशन के साथ कर रहे हैं। और जब हम कुंभक के साथ करते हैं, जो रेशियो बताया है वो एक्चुअल प्राणायाम है। उस रेशियो तक पहुंचने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। खुद करके देखिए, घड़ी लेकर बैठिए और देखिए कितना इनहेल कर पा रहे हैं और कितना एक्सेल कर पा रहे हैं, उससे पता चलता है कि हम किस स्थिति में हैं। ठीक है, जब प्राणायाम का अभ्यास करते हो अपने आप से तो वॉच लेकर करिए, तो काउंट से पता चलेगा। स्टॉप वॉच लगा लीजिए, जितना इनहेल करो स्टॉप कर दो, फिर एक्सेल करो, फिर स्टॉप, फिर सेकंड्स देखिए कुंभक में भी, क्योंकि डबल होता जाता है ना। पांच, पांच बताया आपने, 2, 4 और 8, यही रेशो बताया ना, तो डबल होता गया वो। ठीक है, मैम फिर हमारी इस बुक में तो प्राणायाम में क्लासिफिकेशन में अनुलोम विलोम मेंशन किया हुआ है। नहीं तो उन्होंने ये लिखा है किसके अनुसार है अनुलोम विलोम। नहीं मैम, ये पता नहीं जनरल बेस पे ही दिया हुआ है। हाँ तो और जन ये जन मैंने देखिए क्या बोला, आप, अनुलोम विलोम क्या है, जर्नल वो ही अच्छा। है ना, सामान्य है। हम तो सामान्य लोगों को ही करवाते हैं अनुलोम विलोम, योगी लोग अनुलोम विलोम का अभ्यास थोड़ी ना करते हैं, वो तो आम जनता करती है अनुलोम विलोम, क्योंकि कुंभक मैम करने में वही सब डिफरेंस शक्ति है ना, लगाते हैं। कुंभक वही करने डिफरेंस है ना अनुलोम विलोम में नाड़ी अब शोधन में। आप हाई बीपी वाले को कुंभक नहीं करा पाओगे, जिसके स्टंट डले हुए हैं उसको कुंभक नहीं कराओगे। तो उनको प्राणायाम करवाना है तो हम अनुलोम विलोम कराएंगे उनको। राइट मैम। हाँ, ठीक है, समझ आ गया डिफरेंस। यस। ये हाँ, कुंभक कहते हैं, कोई कोई चौथे प्राणायाम को केवल कुंभक भी कहते हैं। इससे इस तीसरे और अगले सूत्र में बताए हुए चौथे प्राणायाम के भेद का निर्णय करने में बहुत मतभेद है। साधक किसी भी प्राणायाम का अभ्यास करें, मतलब ये है कि मतभेद के साथ जो है चौथे प्राणायाम की जो है व्याख्या की गई है, क्लैरिटी के साथ नहीं की गई कि क्या है। बाह्य अभ्यंतर विक्षेपी चतुर्थ, चौथा प्राणायाम क्या बताया है इन्होंने, बाह्य अभ्यंतर विक्षेपी चतुर्थ। तो इन्होंने बोला है बाहर और भीतर के विषयों का त्याग कर देने से अपने आप होने वाला प्राणायाम, चतुर्थ प्राणायाम, मतलब अपने आप होने होने का कुंभक जो होता है वो चतुर्थ है। ना ही उसमें इनहेलेशन होता है ना ही एक्सलेशन होता है, केवल कुंभक होता है, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, केवली कुंभक। ठीक है, तो इन्होंने बोला है
बाहर और भीतर के विषयों के चिंतन का त्याग, मतलब ना ही आपको इनहेलेशन की टेंशन, ना ही आपको एक्सहेलेशन की टेंशन, उसका कोई चिंतन ही नहीं करना है, उसको त्याग देना है। देने से अर्थात इस समय प्राण बाहर निकल रहे हैं या प्राण भीतर जा रहे हैं अथवा चल रहे हैं या ठहरे हुए हैं, इस जानकारी का त्याग कर मन को इष्ट चिंतन में लगा देने से, मतलब बाकी सब कुछ भूल जाना है और मन को कहाँ लगा देना है, अपने इष्ट में लगा देना है। देने से देश काल और संख्या के कितना ज्ञान नमक डाल रही हो? बिना, इतना सारा नमक डाल दिया आपने? नीतू जी इतना साइलेंट कर ढेर लीजिए। टोटली किया। चलिए ठीक है। और देश काल और संख्या का भी ज्ञान हटा देना है, हमें उस पे ध्यान नहीं लगाना है। ज्ञान के बिना ही अपने आप जो प्राणों की गति जिस किसी देश में रुक जाती है, अपने आप प्राणों की गति जिस किसी देश में रुक जाएगी, अपने आप जो कुंभक हो जाएगा कहीं भी हो, चाहे वो हृदय प्रदेश में हो, नाभि में हो या कंठ में हो, कहीं भी हो, जहां भी रुक जाए, वही चौथा प्राणायाम है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कुंभक लग जाए, ना इनहेलेशन हो ना एक्सहेलेशन। मतलब हो तो सब रहा है, पर वो श्वास इतना हल्का होता है कि आपको महसूस भी नहीं होता, फील ही नहीं कर पाते हो उसको, क्योंकि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बिना तो हम चल ही नहीं पाएंगे, और सिर्फ आपको केवल कुंभक की अनुभूति हो, वही चतुर्थ प्राणायाम है। कुछ बोलना चाह रहे हैं नम्रता जी? यस मैम। हाँ जी। मैम बोल रही हूँ कि ये फिर समवृत्ति से सिमिलर ही हो गया ऑलमोस्ट। स्तंभ नहीं, स्तंभ वृत्ति में हमने वहां पे देश काल और संख्या का ध्यान रखना है, वहां पे सिर्फ अच्छा। हमें इनहेल और एक्सहेल बुलाना है, पर देश काल और संख्या का ध्यान रखना है कि हमने कितनी संख्या तक इनहेल किया है, कितनी संख्या तक एक्सहेल किया है, और जो हमारी सामान्य श्वास है वो वाली संख्या भी हमें याद रखनी है, और देश भी याद रखना है कि कौन से देश में जाके प्राण रुका है, और काल कितने समय तक प्राण रोका गया है। ठीक है, वो याद रखना है स्तंभ वृत्ति में। पर ये जो चौथा प्राणायाम है, बाह्य अभ्यंतर विक्षाचेपी, इसमें सब कुछ भूलना है, सबका त्याग कर देना है, और सिर्फ कुंभक होगा अपने आप, इनहेल भी अपने आप होगा, एक्सहेल भी अपने आप होगा, बट वो इतना लाइट और इतना हल्का होगा कि आपको फील ही नहीं होगा, आपको लगेगा सिर्फ सांस रुका है, आपके चित्त में कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ कुंभक की अवस्था आ जाएगी, केवल कुंभक हो जाएगा। देखो ना उसमें लिखा है अनायास होने वाला राजयोग प्राणायाम है, मतलब अपने आप होने वाला जो योग है वह प्राणायाम है। इसमें मन की चंचलता शांत होने के कारण अपने आप प्राणों की गति रुक जाती है, मतलब मन की जो चंचलता है वो इतनी शांत हो जाती है, प्राणों की गति रुक जाती है, आप प्राणों की गति को फील नहीं कर पाते हैं। और पहले बतलाए हुए प्राणायामों में प्रयत्न द्वारा प्राणों की गति को रोकने का, देखो इधर लिख दी वो लाइन, कि पहले जो 3 प्राणायाम बताए हम्म। उसमें आप प्रयत्न के द्वारा कर रहे हो, आप प्रयत्न अपने एफर्ट्स लगा रहे हो उसे करने में, हम्म। ये बिल्कुल एफर्टलेस होगा, इधर आपको एफर्ट नहीं लगाना है, ये ऑटोमेटिकली होगा, इतना सिद्ध हो जाएगा प्राणायाम। ठीक है। तो मैम अब जैसे ये कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट कर दिया इन्होंने, हम्म समवृत्ति को भी इन्होंने लिखा है, कोई कोई टीकाकार इससे केवल कुंभक कहते हैं और कोई कोई चौथे प्राणायाम को केवल कुंभक कहते हैं। तो बाई देखिए, चांस अगर ये क्वेश्चन तो आता है। टीकाकार क्या कहते हैं उस पे नहीं जाना है हमें, हमें जाना है महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं मैम वो? वसुधा वसुधा जी प्राणायाम के बारे में कुछ और बोलेंगी, नम्रता जी प्राणायाम के बारे में समझ के कुछ और बोलेंगी, तो ये 2 टीकाएं हो गई वसुधा जी की और नम्रता जी की। पर एक्चुअल में जो ये सूत्र है, ये जो एक लाइन का सूत्र है, इसमें ये क्या कह रहे हैं सिर्फ वो हमें जानना है, बाकी तो हम अपनी बुद्धि से कुछ भी अंदाजा लगा सकते हैं ना। नहीं मैम वो ठीक है, जैसे क्वेश्चन अगर आता है और हमारे को ये
दोनों ऑप्शन दे दिए जाते हैं, समवृत्ति और ये वाला क्वेश्चन क्या चतुर्थ आएगा? वाला। क्वेश्चन क्या आएगा केवल जैसे तो कुंभक, केवल कुंभक। केवल कुंभक, फिर आप फोर्थ वाला बताओगे, स्तंभ वृत्ति नहीं बताओगे। भाई ओके आप मैम। ध्यान विच्छा बताओगे आप। ओके मैम। ठीक है, ठीक है। क्योंकि स्तंभ वृत्ति में हम देश काल और गति का ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ ये छोटा सा डिफरेंस है। और इसमें हम देश काल गति सब कुछ त्याग दिया, हमें किसी चीज का ध्यान ही नहीं है। हमारा कहाँ ध्यान है? हमारे इष्ट पर, कुंभक। जहाँ ओके। ध्यान लगाना। आपका कुंभक पे भी ध्यान नहीं है, फिर आप ध्यान की मतलब इष्ट पर ध्यान है। इन्होंने मेंशन किया है ना, इष्ट चिंतन में लगाना है। इष्ट हम्म। का चिंतन करना है आपको, और बाकी किसी चीज का चिंतन नहीं करना। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। यस मैम। अब मैम इसका, हाँ मैम जी। इन जनरल नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में बहुत डिफरेंस है कि मतलब वो आगे पीछे सीक्वेंस में करते हैं। जैसे अभी मैं खोज रही हूँ तो इसमें हठ प्रदीपिका में लिखा है कि नाड़ी शोधन का जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट अनुलोम विलोम जैसा सिमिलर है। हाँ सिमिलर है, बट उसमें अनुलोम विलोम में कुंभक नहीं है ना। अच्छा। अनुलोम विलोम में भी आप लेफ्ट से इनहेल करते हो, राइट से एक्सहेल करते हो, राइट से इनहेल करते हो, लेफ्ट से एक्सहेल करते हो। नाड़ी शोधन में क्या करते हो? आप थोड़ा लेफ्ट रोक इनहेल के। करते हो, कुंभक करते हो, फिर राइट से एक्सहेल करते हो, फिर कुंभक करते हो, फिर राइट से इनहेल करते हो, कुंभक करते हो, फिर लेफ्ट से एक्सहेल करते हो, कुंभक करते हो। ये नाड़ी शोधन है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। कुंभक आ रहा है तीन मैम चार जगह, तो डिफरेंस तो मैम है। उसको बोलिए। उसको बॉक्स ब्रीदिंग भी बोलते हैं ना मैम, नाड़ी शोधन को। नाड़ी शोधन को देखिए, सब अपने हिसाब से नाम दे देते हैं चीजों को। नहीं नहीं, मतलब मैंने ऐसे ही सुना था कि क्योंकि अंतर एंड बाह्य कुंभक दोनों भी होते हैं ना उसमें, अंतर हाँ कुंभक और बाह्य हाँ, कुंभक। आंतरिक सो कुंभक तो हो ही रहा चार है। चार चार चार, या हाँ, तो 4 बार बेसिक। कुंभक हो रहा है उसमें। हाँ, सो 4 बार इनहेल, 4 बार होल्ड अंतर कुंभक, देन फिर 4 बार एक्से 4 काउंट के लिए एक्सेलेशन, एंड अगेन चार नहीं, काउंट वो के लिए काउंट होल्ड। अलग है। काउंट आप अलग समझ गए ना। या काउंट होता है कि कितने काउंट में आपने इनहेल किया है। या 5 सेंटीमीटर का किया है, 4 सेंटीमीटर का किया है, यहाँ सेकंड से जोड़ते हैं। सेकेंड्स के लिए, यस हाँ, कि यस। 4 सेकंड का इनहेल किया है और 8 सेकंड का एक्सहेल हाँ किया है। अब यहाँ क्या होगा, रेशियो के हिसाब से, अगर आप 4 सेकंड का इनहेल करते हो तो 8 सेकंड का आपको कुंभक करना है, और करेक्ट। 12 सेकंड का रेचक करना है। होल्ड। हम्म। ठीक है? ये होता है प्राणायाम का यस रेशियो। यस यस। ठीक है, मैम 1:4:2 का रेशियो रहता है। 4 1:4 इज टू 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 2 का। तो इन्होंने कुंभक 4 गुना बताया है, रोकना। मतलब स्टार्टिंग स्टेज में रहेगा 1:2:2। थोड़ा सा और यस, एडवांस पे वन हाँ, इज टू फोर इज स्टेज टू के टू हिसाब से है। सही बोल रहे बेसिक है वो रेशो, हो। हाँ 1:4:2 वाला। हाँ, उसके तो बाद रेशो तो आप पूछ कितना भी लिया बढ़ा जाता सकते हो है। अपने प्रैक्टिस। रेशो कभी कभी पूछ लेते हैं प्रैक्टिकल में, और थ्योरी में भी आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, रेशियो जो बताया गया है वही मेंशन कीजिएगा। ठीक है, उसको समझ लीजिए ताकि माइंड से स्किप ना हो, रटना नहीं है, समझ के याद कीजिए। ठीक है, जो बीच में आएगी संख्या वो कुंभक की होगी, जो लास्ट में होगी वो रेचक की होगी, और स्टार्टिंग में होगी वो पूरक की संख्या होगी। ठीक है माधुरी जी। मैम जैसे नाड़ी शोधन का जो रेशो है वो है 1:4:2। तो हम्म। इसमें मैम फिर मतलब बीच में जब इनहेल लेते हैं बस वहीं पर ही कुंभक लगाते हैं ना मैम? जैसे एक्सहेल करने के बाद भी कुंभक लगेगा तो मतलब, क्योंकि वो हाँ रेशो तो हाँ, 3 नंबर का ही रहता है। तो वो कुंभक भी उतना ही होगा ना। कुंभक की संख्या इन्होंने 4 दे दी। अगर आप 1 सेकंड का इनहेल कर रहे हो और 4 सेकंड का आपको कुंभक करना है, और 2 सेकंड का एक्सहेल करना है, फिर जो एक्सहेल के बाद आप कुंभक करोगे 4 सेकंड का ही होगा। ठीक है सब। मैम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई। आप एक बार क्लियरली बता देंगे, मतलब पूरा पूरा वाला नाड़ी शोधन अगर पूरा ही बता देंगे। मतलब एक बार इनहेल किए 4 सेकंड, कुंभक किए फिर 8 सेकंड, 8 सेकंड, फिर फिर एक्सहेल एक्सेल किया, 12 डबल, सेकंड। नहीं डबल नहीं हुआ, कितना?
वन मतलब इज 8? टू 4:2 हो गया ना। तो बहुत कंफ्यूजन देखो ज्यादा हो मैं गया बता मेरा। रही हूँ। 4 4 16 8। ये हो गया ना। 4 इनहेल हो गया, हाँ 16 कुंभक हो गया, और 8 एक्सेल हो गया। एक्सेल हो गया। मतलब 3। एक रुकिए मैं बता रही हूँ, 1 गुना इनहेल हो गया, 1 गुना के 4 गुना कुंभक हो गया। ठीक है। फिर जो तो अगर एक मैं चार आपने सेकंड मैम इनहेल अगर किया। मैं 4 सेकंड 4 सेकंड इनहेल कर लिया, हम्म। तो फिर? आप 16 सेकंड कुंभक 16 करोगे, सेकेंड कुंभक। ओके, उसका और फिर चार एग्जिट? गुना करोगे, फिर उसका 8 सेकेंड। 2 गुना आप एक्सेल करोगे, 4 का 2 गुना मतलब 8 सेकंड। 8 सेकंड, अच्छा। हम्म। फिर दूसरी साइड से? दूसरी साइड से भी यही रहेगा। मतलब जैसे 8 सेकंड में छोड़ दिए, तो फिर हाँ 4 सेकंड में लेंगे, हाँ। फिर फिर आठ वही सेकंड होल्ड कुंभक। करेंगे, सॉरी, 16 सेकंड होल्ड करेंगे और 8 सेकंड में छोड़ेंगे। हाँ ओके ओके। इनहेल एक्सेल का तो पैटर्न सेम ही रहेगा ना। ठीक है। अच्छा, ठीक है मैम। इसके 52 तक थे ना सिलेबस में देख के। मैम 51। 51 तक 51। है। 51 है भाई, अब यहाँ तक इच्छा भी कोई नहीं, मैं इसका लाभ भी बता देती हूँ आपको। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम का क्या लाभ है। तो प्राणायाम का क्या लाभ है, ततः क्षीयते प्रकाश आवरण। जो हमारे ज्ञान पे आवरण पड़ा हुआ है उसको हटाता है। जो हमारे ज्ञान का प्रकाश है ना, ज्ञान सबके पास है, और जो प्रकाश का आवरण प्रकाश होता है उसको ढका हुआ है। तो प्राणायाम के अभ्यास से ये ऊपर का आवरण हट जाता है और हमारे ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। ये है तत्क्षीयते प्रकाश प्रकाश आवरण। ठीक है। तो जैसे जैसे मनुष्य प्राणायाम का अभ्यास करता है वैसे वैसे उसके संचित कर्म संस्कार और अविद्या आदि देश क्लेश दुर्बल होते चले जाते हैं। ठीक है। जो संचित कर्म है और क्लेश है और अविद्या है वो दुर्बल हो जाती, कमजोर होती चली जाती है। ये कर्म संस्कार और अविद्या देश क्लेश को ज्ञान का आवरण है। मतलब क्लेश, अविद्या और जो संचित संस्कार है हमारे, वो क्या है, हमारे ज्ञान का, ज्ञान के प्रकाश का आवरण है। मतलब हमारा जो ज्ञान का प्रकाश है उसको इन तीनों चीजों ने ढका हुआ है, क्लेशों ने, अविद्या ने और जो संचित कर्म है हमारे। ठीक है। उन्होंने से ढका हुआ है। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ये जो तीनों चीजें हैं दुर्बल होती चली जाती है और हमारा जो ज्ञान का प्रकाश है वो फैल जाता है। हम विद्या की ओर चले जाते हैं और मतलब पूरा ज्ञान हमें प्राप्त होने लग जाता है। ठीक है। बुद्धि हमारी अच्छी तरीके से कार्य करने लगती है। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड चैप्टर। फोर्थ मैम चैप्टर का एक भी नहीं है ना। थर्ड चैप्टर के 4 सूत्र बताए हैं इन्होंने। मैम कल मैम प्लीज, भारी भरकम है बहुत। हाँ बहुत भारी भरकम है ये सब चीज मैम, कल थर्ड वाला चैप्टर प्लीज। नहीं नहीं, मैम आपने क्लास ये वाले पार्ट के एक्चुअली इसमें सिर्फ 4 ही 53। हैं, चार अच्छा ही सूत्र हैं। ठीक। है ना। दो, हम 3 क्लास नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप लोगों का एग्जाम भी होना है, इतनी में अटके रहेंगे तो कोर्स कैसे खत्म होएगा, फिर कोर्स बहुत बचा है। क्योंकि सर भी जब क्लास लेते हैं तो वो एक टॉपिक 2 दिन में ही खत्म करवाते हैं, उनके इतने लंबे चलती है क्लासेस। मैम अभी हमारा सिलेबस कितने टाइम में खत्म हो जाएगा आपके मतलब आपके अनुसार? अभी इस वाले सेकंड यूनिट के 6 या 7 टॉपिक हमारे हो गए हैं। है ना। एक यूनिट में 15 टॉपिक है और थर्ड यूनिट के 2 टॉपिक हो गए हैं जो सर ने आपको एनाटॉमी के करवाए हैं। हम्म। तो मान सेकेंड यूनिट का लीजिए 9 बचा है, थर्ड यूनिट का 13 बचा है, 9 13 22। फिर अगर हम एक दिन में एक टॉपिक खत्म करते हैं तो 22 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। अगर हम 2 दिन में एक टॉपिक खत्म करते हैं तो फिर वो थोड़ा आगे खींचेगा।
मैम जैसे टॉपिक जब हमारा फिनिश हो जाएगा उसके कितने दिन बाद एग्जाम का प्रोसेस रहेगा, तो कुछ ये तो आइडिया सर ही रहेगा? बता सकते हैं। ये ओके। एग्जाम का मुझे आइडिया नहीं है, मुझे बस ये है कि 3 महीने में आपका सिलेबस खत्म करवाना है। ठीक है। अच्छा। तो इसलिए इसलिए मैं बोलती थी कि बीच में क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, ताकि हमारा पहले टॉपिक खत्म हो जाए, फिर हम लास्ट में एक्स्ट्रा टाइम देके अपना टॉपिक कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, बीच में जब हम क्वेश्चन करते हैं या वार्तालाप करते हैं, किसी भी टॉपिक को डिस्कस करते हैं ज्यादा लंबे समय तक, तो हमारा टॉपिक रह जाता है, फिर सिलेबस उस तरीके से दौड़ नहीं पाता है। और बीच में मेरी मैम तरफ काफी हो गई। मैम लेकिन सॉरी इस बात के लिए अगर मैं एक्स्ट्रा बोलूँ तो, लेकिन हाँ। देखिए जो मुझे लगता है, जैसे आप कुछ पढ़ा रहे हो, हम कोई वर्ड अगर नहीं समझ पाए तो हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आगे। नहीं, वो सब ठीक जैसे है कल कि वाला एक एक आध क्वेश्चन था कि एक आध चित्त, अब आपने चित्त पे आगे पढ़ाया सब कुछ, इसका क्वेश्चन था चित्त का मोस्ट सपोजिंगली, तो हाँ, वो पर्सन अगर उसके दिमाग में व्हाट इज चित्त इज नॉट क्लैरिफाइड तो वो आगे कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा चित्त टॉपिक को से। तो आप तो जितना इसलिए पढ़ोगे ना, मैम, आप क्लियर कर ही नहीं पाओगे। चित्त को नहीं कोई मैम भी बात जैसे सिर्फ मैंने डिफाइंड एग्जाम्पल कर ली ही है। नहीं पाया है। ये मैं एक बात बता रही हूँ चित्त के लिए, क्योंकि हम्म। सबका उसके लिए थॉट ही अलग है कि चित्त है क्या। तो नेक्स्ट टॉपिक कल मैं थोड़ा शॉर्ट टॉपिक लूंगी, फिर उससे अगली क्लास मंडे को मैं चित्त पढ़ाऊंगी आप लोगों को। उसका बहुत बड़ा टॉपिक है, वो भी 2 दिन में जाएगा। काफी चीजें हैं, जो चित्त है, चित्त की भूमियां हैं, चित्त के विक्षेप है, चित्त प्रसाधन है, ये सब वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। हाँ हाँ। पर तो थोड़ा थोड़ा और प्रकाश डालेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि वो सब चीजें नहीं फिर नहीं से याद। मैम एक्चुअली मैं चिट्ठा तो रेफरेंस मैंने लिया था, आपने जैसे बोला ना कि जैसे हाँ हाँ, मैं बीच में समझ आप गई बोले आपकी नहीं बात। लास्ट में, इसीलिए मैं बोल रही थी हम फिर आगे का टॉपिक ही कनेक्ट कर पाते, नहीं इसलिए तो हम बीच में देखो, पूछते हैं मैम। एक दो क्वेश्चन ठीक है, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जी पर मैम। बहुत वो जो लंबे डिस्कशन हो जाते हैं ना, वो फिर टॉपिक से भटका देते हैं हमको, हम भूल हाँ जाते ये हैं बात करेक्ट है ना। मैम। यस। लंबा डिस्कशन नहीं होना चाहिए। 1-2 सेकंड का कोई है कि भाई इसका मीनिंग बता दो या ये चीज समझ नहीं आई तो बता, डिस्कशन हम बाद में कर सकते हैं करेक्ट। किसी भी चीज को लेके। ठीक है। ठीक है मैम। अब ये ठीक हम है। जल्दी से कर लेते हैं, 4 सूत्र हैं हमारे विभूति पात के। देश बंधु चित्तस्य धारणा, धारणा क्या है? देश बंधु चित्तस्य धारणा, मतलब किसी एक देश में चित्त का ठहरना। देश क्या बताया था इन्होंने? शरीर, बॉडी हमारी, है ना। उसमें कहीं भी आपके चित्त का ठहर जाना, मतलब आप स्थिर हो जाना, रुक जाना, चाहे वो हृदय प्रदेश हो या नाभि हो या अनाहत चक्र हो या कुछ भी हो। ठीक है। नाभि चक्र, हृदय कमल आदि शरीर के भीतर देश हैं, और आकाश या सूर्य चंद्रमा आदि देवता हैं। ठीक है। अपने सनातन धर्म में सूर्य और चंद्रमा को देवता की उपाधि दी गई है, देवता है, या कोई भी मूर्ति हो गई, या कोई भी वो हो गए, आपके गुरु हो गए, या जिस ईश्वर को आप मानते हो उनकी मूर्ति हो गई, शिवलिंग हो गई, राधा जी हो गई, कृष्ण जी हो गए, कोई भी हो गए, कोई भी मूर्ति हो गई, पदार्थ बाहर के देश हैं। उनमें से किसी एक देश में चित्त की वृत्ति को लगा देना, जो आपकी चित्त की वृत्तियां हैं उन पे कंट्रोल करके, और उनको मान लीजिए, अगर आप उनको मानते हो, आ, भोले बाबा को मानते हो, शिव जी को मानते हो, तो उन पे ध्यान लगा के ओम, ओम को मानते हो आप, ओम का अपने अनाहत चक्र में ध्यान करना, उस पे रोक देना और महसूस करना, यहाँ पे ओम देखने की कोशिश करना। तो वो क्या हो गया, उसको धारण कर रहे हो, है ना, उसमें अपनी वृत्तियों को रोक रहे हो, क्योंकि यहाँ आप ध्यान लगाओगे तो एकदम से मन शांत हो जाएगा, वृत्तियां रुक जाएगी। जो तरंगे हमारे चित्त में उठ रही हैं, हमने वृत्तियां जैसे पिछले अध्याय में पढ़ा था, वो तरंगों का कार्य करती है। एक तालाब में कंकड़ फेंक दो तो कितने सारी तरंगे उठ जाती है ना, पानी अशांत हो जाता है, तालाब रुका हुआ होता है।
तो उसमें आप एक पत्थर फेंक दोगे तो पानी एकदम पूरा तालाब फैल जाएगा। तो वृत्तियां भी क्या है, उसी कंकड़ की तरह है। उनको जब आप रोक देते हो, वृत्ति को लगाने का नाम धारणा है। जब हम सिर्फ ये प्रयास करते हैं किसी भी अपने देश में या किसी भी बाह्य देश की वस्तुओं में, वृत्तियों को रोक देते हैं, वृत्तियां आगे बढ़ने नहीं देते, तो वो क्या है, धारणा है। धारणा से ध्यान की शुरुआत होती है। ध्यान तक जाने के लिए धारणा करना बहुत ही आवश्यक है। अब इन्होंने बोला है ध्यान के बारे में। ध्यान का स्वरूप क्या है? तत्र प्रत्यय यक्तानता ध्यानम। अब इस ध्येय वस्तु में चित्त को लगाए जाए। ठीक है, जो अब जो भी आपका, जो भी वस्तु आपने चुनी है, आपने आईब्रो सेंटर चुना है या नाभि चुनी है या अपना हृदय प्रदेश चुना है, मतलब अनाहत चक्र चुना है, उसी में चित्त को एकाग्र कर देना, वही चित्त को रोक देना, एकाग्र कर देना, वही पूरा ध्यान ले आना अपना। अर्थात केवल ध्येय मात्र की एक ही तरह की वृत्ति का प्रभाव होना, मतलब सिर्फ ध्यान लगाने की एक ही वृत्ति का प्रभाव होना, बाकी सारी वृत्तियों को रोक देना, मतलब अपनी स्मृति, निद्रा, विकल्प और ये प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये सबको रोक देना। सिर्फ कौन सी वृत्ति रहे? ध्येय मात्र, जो सिर्फ ध्यान करने योग्य हो, सिर्फ वही वृत्ति रहे। उसके बीच में किसी भी दूसरी वृत्ति का उठना, वृत्ति का ना उठना, मतलब जब देह मात्र वृत्ति चलेगी उसके साथ कोई और वृत्ति ना आए, ना आपको निद्रा आए, ना आपको कोई याद आए, बीती बातें कोई भी याद नहीं आए जिससे आप परेशान हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मेडिटेशन करते करते बहुत तेज तेज रोने लग जाते हो, अगर आपने कभी अच्छी मेडिटेशन की क्लास की होगी। तो कुछ लोग अंदर से इतने परेशान होते हैं, इतने दुखी होते हैं, वो चीख चीख के रोते हैं, उस टाइम पे वो सब बाहर निकलता है। तो वो ये नहीं कि वो मेडिटेशन की अवस्था में चले गए हैं, मेडिटेशन तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, वो इन सब वृत्तियों को शांत कर रहे हैं, वो सब खत्म कर रहे हैं। अंत में क्या रह जाएगी? ध्येय मात्र वृत्ति रह जाएगी। बाकी सारी वृत्तियों का त्याग हो जाएगा, उन सबको आप भूल जाओगे। वही वृत्ति क्या है? ध्यान है। ठीक है, सिर्फ ध्यान करने योग्य वृत्ति जो रह जाएगी वही ध्यान है। आपको ना ही कुछ सोच के हंसी आएगी, ना कुछ सोच के रोना आएगा, ना कुछ सोच के दुख होगा, ना ही कहीं आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, या मेरे साथ पहले ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये सब जब रुक जाएगा वही ध्यान है। नेक्स्ट जो है वो समाधि का है। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में वह समाधि। मतलब जब केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है, मतलब सिर्फ जब केवल ध्यान की ही प्रतीति होती है, चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाता है। मतलब आपका जो चित्त में जो वृत्तियां थी, जो क्लेश थे, जो कर्म थे, वो सब शून्य हो गए, कुछ नहीं बचा, सिर्फ ध्यान। सिर्फ आपने आज्ञा चक्र में ओम का ध्यान लगाया और सिर्फ वो ओम और आप, बस, और कुछ नहीं, चित्त शून्य हो गया। वो क्या है? तब वही समाधि में कन्वर्ट हो जाता है, वही ध्यान धीरे धीरे समाधि में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप ध्यान का निरंतर अभ्यास करते रहते हैं और केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति रह जाती है, और चित्त का जो निजी स्वरूप है, चित्त का जो नेचुरल स्वरूप क्या है? वृत्तियां है, क्लेश है, कर्म है, ये है ना चित्त का स्वरूप। जब ये सब खत्म हो जाता है तो वो ध्यान जो है आपका समाधि में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। ध्यान करते करते जब ध्येयाकार में परिणत हो जाता है, उसके अपने स्वरूप का भाव सा हो जाता है, उसको ध्येय से भिन्न उपलब्धि नहीं होती। ठीक है, मतलब कुछ और नहीं ध्यान में आता, सिर्फ ध्यान ही होता है और कुछ नहीं पता होता।
उस समय उस ध्यान का नाम समाधि हो जाता है, मतलब ध्यान ही समाधि में परिवर्तित हो जाता है। यह लक्षण निर्वितर्क समापत्ति के नाम से पहले पाद में दिया गया है, मतलब पहले पाद में समाधि बताई हुई है ना, तो यहाँ पे क्या है, निर्विचार समाधि जो होते निर्विचार समाधि कि यहाँ पे सिर्फ विचारों का नाश हो गया है, तो वो निर्विचार समाधि का रूप ले लेता है। त्रयम एकत्र संयम, किसी एक ध्येय विषय में तीनों का होना संयम है। किसी एक ध्येय पदार्थ में धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों का होना, जहां आपकी धारणा भी हुई हो, धारणा से ध्यान बना हो, ध्यान से समाधि बनी हो, तीनों का होना ही संयम कहलाता है। किनका तीनों किनका होना संयम है? धारणा, ध्यान और समाधि। ये क्या है? अंतरंग योग बोला गया है इसको, ठीक है। बहिरंग योग क्या है, ये हम एक टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे डिटेल में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, कितने हैं बहिरंग योग? 5 है। अंतरंग योग कितने हैं? 3 है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल में भी और उसमें भी पूछा जाता है। अतः इस ग्रंथ में जहां जहां किसी विषय में संयम करने को कहा जाए या संयम का फल बतलाया जाए, तो संयम के नाम से किसी एक ध्येय में तीनों का होना समझ लेना चाहिए। मतलब कहीं भी अगर जहां भी संयम बताया गया है तो वहां पे धारणा भी होगी और ध्यान भी होगा और समाधि भी होगी। ये आपका टॉपिक यहाँ पे आज समाप्त होता है। अब इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है आपका तो आप लोग पूछ सकते हैं।